morning everyone. Now we are going to discuss miscellaneous common errors 13 और ये जो आज का क्वेश्चन है ये कंप्लीट ग्रामर से है और यह मॉडल सेट्स है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह हाईली यूजफुल होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आई विल वेट फॉर यू एट द ऑफिस। तो आई विल वेट फॉर यू, यहाँ कोई एरर नहीं है ग्रामर का। एट द ऑफिस बिल्कुल सही है। टिल यू विल फिनिश योर वर्क, टिल के बाद यह जो विल लग रहा है यह ग्रामेटिकली गलत है। क्यों गलत है? तो इस तरह के एरर्स को सीखने के लिए टेंस का नॉलेज होना चाहिए। टेंस का रूल यहाँ क्या काम कर रहा है, कौन सा रूल है जो यहाँ काम कर रहा है? तो यह टेंस का रूल होता है कि अगर एक सेंटेंस के एक पार्ट में इफ लगा हो, अनलेस लगा हो, अनटिल लगा हो, WH वर्ड्स लगा हो, एज सून एज लगा हो, एज लॉन्ग एज लगा हो, इन केस लगा हो, टिल लगा हो, तो जिस पार्ट में इनका प्रयोग हुआ हो उस पार्ट के टेंस का निर्धारण करने के लिए हमें अगले पार्ट को देख लेना होता है। तो यहाँ हमारे पास दो सेंटेंस है, आई विल वेट फॉर यू एट द ऑफिस। इसको हम किसी नियम से काट नहीं सकते क्योंकि यह बिल्कुल करेक्ट है। अब टिल से जब यह जुड़ रहा है तो यहाँ भी विल देख रहे हैं, यहाँ भी विल देख रहे हैं। विद्यार्थियों को परेशानी होती है कि काटें किसको, तो इसके लिए सबसे आसान ट्रिक है ये जो मैं बता रहा हूं। इसके जस्ट बाद जो विल पड़े उसको काटना है, इसके जस्ट बाद जो शैल पड़े उसको काटना है, जो दूर है उसको नहीं काटना है। तो यह विल दूर है, टिल के बाद की बात मैं कर रहा हूं, तो टिल के बाद पहला यह विल आ रहा है, इसलिए आंसर होगा 3। और अब करें क्या? तो हमें करना यह होता है कि उस वाक्य को सिंपल प्रेजेंट में करना होता है, क्योंकि यह रूल है कि अगर कंडीशनल पार्ट प्रेजेंट में है तो दूसरा फ्यूचर में होगा, और दूसरा फ्यूचर में है तो कंडीशनल पार्ट सिंपल प्रेजेंट में होगा। तो यह फिनिश ऑलरेडी सिंपल प्रेजेंट में है, इसलिए केवल विल हटा देने से यह सेंटेंस सही हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। सच ऑफ दोज हु हैव, यहाँ कोई एरर नहीं दिख रहा है दोज के बाद। अगर दोज के बाद देखें तो दोज के साथ हु का प्रयोग होता है, वे जो, दोज हु वे जो। अब यहाँ है भी सही है क्योंकि हु के पहले यानी हु रिलेटिव प्रोनाउन है, और अगर इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंटीसीडेंट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, इसलिए यहाँ एरर नहीं है। नॉट पेड द फीस, कोई एरर नहीं। द सर्कुलर से, सर्कुलर सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर होगा। विल नॉट बी परमिटेड वाक्य पैसिव स्ट्रक्चर पर है, सही है। टू अटेंड क्लासेस, कोई एरर नहीं, लेकिन एरर है 1 नंबर में। सच ऑफ दोज हु में ऐसा नहीं लग रहा है कि यह सच ऑफ अननेसेसरी लगा हुआ है। इस तरह के वाक्यों में सच ऑफ लगाने की क्या जरूरत, हम सीधे कहेंगे वे जिन्होंने फीस पेड नहीं किया है, सर्कुलर के मुताबिक उन्हें क्लास अटेंड करने नहीं दिया जाएगा, उन्हें अनुमति नहीं मिलेगी क्लास अटेंड करने की। तो हमारा वाक्य दोज से ही शुरू हो रहा था, यहाँ सच ऑफ अननेसेसरी दिया हुआ था, इसको हटा दीजिए, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। ऑल्दो इट इज सम, ऑल्दो के बारे में थोड़ी जानकारी रख लें आप कि ऑल्दो और येट ये कंबाइंड कंजंक्शन है, पेयर्ड कंजंक्शन है, को रिलेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत आते हैं। ऑल्दो अगर किसी पार्ट में है या दो शुरू में तो मिडिल में येट आएगा। हो सकता है कि येट न आए, तो येट नहीं आने की स्थिति में हम कॉमा लगा सकते हैं, ये भी आप थोड़ा डिटेल में सीख लें। अगर वाक्य ऑल्दो या दो से शुरू हुआ है तो इसके दो कंसेप्ट हो सकते हैं। आगे पेयर्ड कंजंक्शन के रूप में या तो येट आएगा या यहाँ हम कॉमा का प्रयोग कर लेंगे। दूसरी बात कि ये दो विपरीत कंडीशंस को, विपरीत स्टेटमेंट को जोड़ने का काम करते हैं। ऑल्दो दो येट जब भी आता है तो विपरीत कंडीशन को, विपरीत स्टेटमेंट को जोड़ने का काम करता है। ऑल्दो इट इज समर
हालांकि यद्यपि समर है, गर्मी है, येट फिर भी यहाँ कोई गलती नहीं। द वेदर वॉज वेरी प्लीजेंट दिस डेज। अब ऐसी स्थिति में विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं कि यह वॉज हमारा गलत है कि यह इज गलत है। यहाँ सोचना होगा कि किसको हम गलत कर दें। तो इसमें हमें शब्दों का ध्यान रखना चाहिए और कुछ न कुछ लेखक के द्वारा ऐसा शब्द दिया जाता है जिससे हमें सुविधा होने लगती है सिलेक्शन कर लेने में, डिटेक्शन कर लेने में कि एरर है कहाँ। तो चूंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि वाक्य में दीज डेज लगा हुआ है। दीज डेज का मतलब इन दिनों, आजकल। तो आजकल वाला वाक्य प्रेजेंट में होगा, ये पास्ट में कैसे हुआ? यानी यह पार्ट प्रेजेंट में है तो यह पार्ट भी प्रेजेंट में होना चाहिए क्योंकि को रिलेट कर रहा है। तो हम वाज को हटा करके क्या लगा दें? इज लगा दें, हमारा सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। अब यहाँ अगर हम वॉज करके देख लेते हैं, सपोज आपके मन में आता है कि ये पास्ट में है तो हम इसको भी पास्ट कर दें, तो जब आप यहाँ वॉज करते हैं तो फिर आपको वेदर वॉज वेरी चलेगा, लेकिन ये धीरे जाके यहाँ गलत हो जाएगा। तो हम 1 नंबर काटे कि हम 4 नंबर काटे, तो हम क्यों 2 जगह काटे? हम 1 जगह बदल दें, हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में निर्णय लेने से पहले शब्दों को बारीकी से आप देख लेंगे और तब आप निर्णय लेंगे कि हमें किसको क्रॉस करना है, उसके बदले में क्या रख देना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, नाइदर ही नॉर आई, ये भी पेयर्ड कंजंक्शन है, कोरिलेटिव है, नाइदर के साथ नॉर लगता है, लगा हुआ है, कोई गलत नहीं है। अब वॉज वर्ब है, तो वॉज वर्ब है तो नाइदर नॉर में बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है या नजदीकी सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होता है। तो आई के लिए वॉज लगा है, कोई दिक्कत नहीं। एबल टू, एबल के साथ टू लगेगा। फिनिश द टास्क विदिन द टाइम लिमिट, कहीं एरर नहीं है क्योंकि विदिन किसी निश्चित समय, किसी निर्धारित समय के भीतर के लिए लगता है। विदिन द टाइम लिमिट यानी जो समय सीमा दी गई है उसके भीतर की बात की जा रही है, यानी इस पार्ट में कहीं भी एरर नहीं है। तो किसी न किसी एग्जाम के अंतर्गत ऐसे प्रश्न भी आते हैं, सब एग्जाम में प्रायः 1 नंबर का ऐसा क्वेश्चन रहता है जिसमें नो एरर होता है। जैसे यहाँ नो एरर होगा, कहीं गलत नहीं है, तो आपका आंसर होगा नो एरर। इसका थोड़ा सा कठिन हो जाता है जवाब देना क्योंकि विद्यार्थी को अपने आप पर डाउट होने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि मुझसे एरर छूट रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा है, तो जबरदस्ती खोज निकालते हैं कुछ ना कुछ। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, एक सामान्य व्यू रखिए, आप देखिए, अगर आपको देखने से लग रहा है कि ना इसमें एरर नहीं है तो आप नो एरर भी दीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ऑफ द ट्रू प्रिंसिपल्स, 2 सिद्धांतों में से, सिद्धांतों की संख्या यहाँ 2 दी जा रही है, 2 सिद्धांतों में से ही पुट फॉरवर्ड, जिन सिद्धांतों को उसने अग्रसारित किया, पुट फॉरवर्ड किया, द लास्ट वन वाज मोर डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट 2 के लिए लगा, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ लास्ट कैसे लग गया? लास्ट इज सुपरलेटिव डिग्री एंड वी कैन नॉट यूज सुपरलेटिव डिग्री फॉर 2। हियर देयर इज a given number and that is 2। यहाँ एक संख्या दी गई है और वो क्या है? तो वो 2 है, और अगर संख्या 2 का वर्णन हो रहा है तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर ही नहीं सकते, इसलिए हमें लास्ट के कंपैरेटिव डिग्री को लिखना होगा। तो अगर हम लेट के कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं तो लेट का कंपैरेटिव डिग्री होता है लेटर और दूसरा कंपैरेटिव डिग्री होता है लैटर। अगर इसके हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो इसका लेटेस्ट होता है और इसका क्या होता है? लास्ट होता है। तो अगर लेटेस्ट को सुधारना पड़े तो लेटर करना पड़ता है और लास्ट को सुधारना पड़े तो हमें लैटर करना पड़ता है। जिन्हें रूल याद नहीं है वो ये रूल याद करें, या डिग्री चैप्टर के अंतर्गत आता है कि यदि वाक्य में 2 की चर्चा हो रही है तो कंपैरेटिव डिग्री का ही प्रयोग होगा, और चर्चा 2 से अधिक की हो रही है तो सुपरलेटिव डिग्री का ही प्रयोग होगा। अब क्या रखें लास्ट के जगह पर, तो आप खुद देख लीजिए, लास्ट सुपरलेटिव डिग्री है और लास्ट के क्रम में आने वाला कंपैरेटिव लैटर होता है, इसलिए यहां से लास्ट को हटाना होगा और इस लास्ट के जगह पर लैटर का प्रयोग करना होगा क्योंकि यहां संख्या दी गई है ऑफ द 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ आई वुड हैव वर्कड रेगुलरली आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम। इसके पिछले सेट को एक्सप्लेन करते समय हम एक ट्रिक बताए थे, लेकिन फिर बताएंगे। हो सकता है कुछ लोग पहली बार देख रहे हों, यह भी हो सकता है कुछ लोगों को उस दिन बताने के बाद भी क्लियर समझ नहीं आया हो, फिर से उस ट्रिक को आप देखेंगे।
अगर सेंटेंसेज ऑफ हिपोथेसिस है, सेंटेंसेज ऑफ सपोजिशन है, सेंटेंसेज ऑफ प्रोपोजिशन है, यानी जिसमें कुछ कहा जा रहा है कि यदि तुम मेरी मदद किए होते, हिपोथेसिस, सपोजिशन, प्रोपोजिशन, यदि तुम मेरी मदद किए होते तो मैं परीक्षा पास कर गया होता, यदि वह मेरे यहाँ समय पर आया होता तो हम लोग वहाँ के लिए प्रस्थान कर चुके होते। ये सभी सेंटेंसेज ऑफ हिपोथेसिस कहे जाते हैं। तो जब भी सेंटेंसेज ऑफ हिपोथेसिस को लिखना हो तो हमारे पास दो ही स्ट्रक्चर होता है इस तरह के वाक्यों के लिए। अगर वाक्य हमारा इफ वाले पार्ट से शुरू हो रहा है तो इफ के बाद सब्जेक्ट आता है, उस सब्जेक्ट के बाद या तो वर आता है या V2 आता है, फिर वो वाक्य कॉमा लेकर के एक सब्जेक्ट लेता है और तब अपने बाद क्या लेता है, वुड, और उस वुड के बाद V1। यह दर्शाता है प्रेजेंट को। यदि तुम राजा बन जाते तो मौज की जिंदगी जीते, बन जाते तो मौज की जिंदगी जीते, यानी जब प्रेजेंट की फीलिंग हो, प्रेजेंट की बात की जा रही हो तो आप इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करें। और इफ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर या V2 और बाद वाले पार्ट में वुड। अब बाद वाला पार्ट दिया हुआ हो वुड तो पहले पार्ट में वर या V2, और अगर पहला पार्ट वर या V2 दिया हुआ हो तो बाद वाले पार्ट को देखना हो तो वुड। ये फिक्स्ड है। एक और बात यहाँ सीख लेंगे, इफ को गायब किया जा सकता है। ये आता है इन्वर्सन, एडवर्ब के अंतर्गत इन्वर्सन है। हम एडवर्ब पढ़ा भी रहे हैं, जो चैप्टर वाइज ग्रामर है उसमें एडवर्ब पढ़ा रहे हैं, उसमें इन्वर्सन आने वाला है। तो उसके अंतर्गत यह बताया जाता है कि अगर इफ गायब कर दिया गया हो तो हम वर को पहले कर लेंगे, या अगर हैड से वाक्य लिखे हुए हैं तो उस हैड को पहले कर लेंगे, बाकी पैटर्न ज्यों का त्यों रहेगा और हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो ये ट्रिक नंबर 1 हुआ। इस पर एक क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आज जो क्वेश्चन आया है वो इस ट्रिक पर है। अगर वाक्य इफ से शुरू हुआ, इफ के बाद सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट वाले पार्ट में हैड लिया और हैड के बाद V3 लिया, तो आगे को ऑब्जेक्ट ले सकता है, नहीं भी ले सकता है, फिर सब्जेक्ट आएगा और इस सब्जेक्ट के बाद वुड हैव आएगा। यही कॉन्सेप्ट है, यही ट्रिक है और इससे हर परीक्षा में क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी आएगा। तो इफ वाले पार्ट में हैड V3 हो तो अगले पार्ट में वुड हैव V3 करना पड़ता है, और अगर अगले पार्ट में वुड हैव V3 है तो इस पार्ट में हमें हैड या V3 करना पड़ता है। कोई तीसरा स्ट्रक्चर नहीं होता है। हाँ, ये हो सकता है कि हैड के जगह पर हैड बीन करना पड़े, हैड के जगह पर हैड करना पड़े जरूरत के अनुसार। तो यहाँ जो क्वेश्चन है इफ आई वुड हैव, देखते ही आप क्रॉस करिए कैसे इफ के साथ वुड हैव लग गया। इट्स नॉट पॉसिबल, यह संभव ही नहीं है कि इफ से हमने लिखना शुरू किया और इफ में हम वुड लगा दें या इफ में हम वुड हैव लगा दें। अब यहाँ क्या करें, गलत तो है, हमारा काम निकल गया, एरर के लिए आंसर नंबर 1 ही होगा, लेकिन इसे हमें करेक्ट करना है। तो इसे करेक्ट करने के लिए हम वाक्य के अगले पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ अगला पार्ट हमारा है आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम, यानी सब्जेक्ट है वुड हैव है, V3 है। आप यहाँ देखिए सब्जेक्ट है, वुड हैव है और V3 है। तो जब एक पार्ट हमारा पूर्णतः काम कर रहा है तो दूसरे पार्ट में होना चाहिए था, यानी इफ वाले पार्ट में होना चाहिए था हैड प्लस V3, जो कि यहाँ नहीं दिया हुआ है, V3 दिया है लेकिन वुड हैव दे दिया है। तो इस वुड हैव को हटा करके और हमें हैड लगाना होगा और तब हमारा सेंटेंस सही होगा। दूसरी बात, अगर हम इसको चाहें तो हैड से लिख सकते हैं कि हैड आई वर्कड रेगुलरली आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम। हैड को भी पहले करके हम लिख सकते हैं और उस स्थिति में इफ गायब हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 1 शुड लुक फॉर हिज ओन फॉल्ट्स फर्स्ट एंड देन दोज ऑफ अदर्स। पहले हमें अपनी कमियों को ढूंढना चाहिए और तब दूसरों की कमियों को। क्या एरर है इसमें? तो 1 शुड लुक फॉर हिज, हमें अपने कमियों को ढूंढनी चाहिए। तो अगर हमारा सब्जेक्ट 1 है, ये भी ट्रिक है, इसे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। अगर वाक्य में, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के जगह पर 1 आया हुआ है तो उसके लिए 2 चीज हमें यूज करना पड़ सकता है। उस 1 के लिए अगर अपना, अपने, अपनी का वर्ड हमें देना पड़ रहा है, यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव देना पड़ रहा है, तो हम क्या दें? और यदि हमें 1 का प्लूरल बनाना पड़ रहा है तो हम क्या दें?
तो अगर वन के लिए कहीं भी अपना अपने अपनी का अंग्रेजी देना है तो यह रूल है, एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट वन है तो अपना अपने अपनी का अंग्रेजी वंस होगा, और अगर वन को प्लूरल में ले जाना है तो इसमें हम केवल एस लगा देंगे, नाउन की तरह इसका प्लूरल बनता है, तो यह पजेसिव एडजेक्टिव का काम करेगा और यह प्लूरल का काम करेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि वन के लिए हिज लगा हुआ है, यह लग नहीं सकता। अगर हमारा सब्जेक्ट वन है तो इसके लिए अपना अपने अपनी अर्थात पजेसिव एडजेक्टिव का अंग्रेजी वंस ही होगा, दूसरा कोई शब्द हो नहीं सकता। इसलिए यहां हमें हिज हटा करके और वंस देना होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज, शी सेड दैट फिनिशिंग हर ऑफिस वर्क शी रिटर्न्ड होम। फिनिशिंग हर ऑफिस वर्क शी रिटर्न्ड होम, यहां हमें पार्टिसिपल के नियम को ध्यान में रखना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल यहां दिया हुआ है, फिनिशिंग वर्ब 4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। फिनिशिंग हर ऑफिस वर्क से रिटर्न होम, अपने ऑफिस का काम फिनिश करके वह घर लौटी। तो ये पार्टिसिपल के अंतर्गत रूल आता है कि अगर पहला वर्क कंप्लीटली डन है तो उसे हैविंग प्लस V3 से लिखना है, और यदि पहला काम चल ही रहा है कि दूसरा भी शुरू हो गया तो वहां V4 से लिख सकते थे। लेकिन यहाँ साफ कहा जा रहा है कि फिनिशिंग हर ऑफिस वर्क, यानी वो ऑफिस वर्क को फिनिश कर ली है, यानी कंप्लीटली डन है। तो जब एक काम पूर्णतः समाप्त हो गया हो और दूसरा काम हो रहा हो, होना शुरू हुआ हो, तब पहले काम के लिए हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करना होता है। यानी यहाँ 8 नंबर में हमें लिखना होगा हैविंग फिनिश्ड, और इसका अर्थ होगा फिनिश करके, फिनिश करने के बाद, समाप्त करने के बाद, इसलिए आंसर 2 होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज, आई एम क्वाइट सॉरी टू हियर ऑफ। हियर के बाद ऑफ का प्रयोग होता है और इस ऑफ का अर्थ के बारे में होता है। टू हियर ऑफ हिज फेलियर इन द फाइनल एग्जाम, कोई एरर नहीं है इधर, लेकिन एरर है आई एम क्वाइट सॉरी। क्वाइट सॉरी, कल जो एडवर्ब चैप्टर हम अपलोड किए हैं उसमें हम क्वाइट का प्रयोग समझा रहे थे और बता रहे थे कि क्वाइट कैन नेवर बी यूज्ड इन द सेंस ऑफ वेरी। वेरी के सेंस में हम क्वाइट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यहाँ वही गलती है। यहाँ सॉरी के पहले क्वाइट लगा दिया गया जो कि गलत है, नहीं होता है। मुझे बहुत खेद है तो आई एम वेरी सॉरी, नॉट आई एम क्वाइट सॉरी। आई एम क्वाइट सॉरी लिखा ही नहीं जाता है, यह गलत है। इसलिए यहाँ क्वाइट के जगह पर वेरी होना चाहिए। 9 नंबर में क्वाइट के जगह पर वेरी होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, I will not attend his party, मैं उसके पार्टी को अटेंड नहीं करूंगा। क्यों? Because, क्योंकि I am not on talking terms with him, मैं उसके साथ टॉकिंग टर्म में नहीं हूं, यानी उसकी बातचीत मेरे साथ नहीं हो रही है। तो गलत है यहाँ टॉकिंग टर्म कहना, यह कॉन्वर्सेशनल एरर है। कॉन्वर्सेशनल या कॉलोक्वियल स्टाइल पर आधारित यह एरर है, स्लैंग यूज के अंतर्गत यह आता है। हम नहीं लिख सकते कि ऑन टॉकिंग टर्म्स, हमें लिखना होता है ऑन स्पीकिंग टर्म्स। ऑन स्पीकिंग टर्म्स इन्हें याद ही करना होता है, और इन्हें धीरे धीरे करके मैं आपको याद करा दूंगा, उतना टाइप मैं आपको पढ़ा दूंगा। अभी ये 13 चल रहा है, मेरा लक्ष्य है कि अभी इसको हम 20 तक ले जाकर के तब रोकें और तब सेंटेंस इंप्रूवमेंट या कोई अन्य चीज शुरू करें। तो मैं इतना टाइप पढ़ा दूंगा कि इससे बाहर किसी कंपटीशन में क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोगों का काम है कि टाइप किस टाइप का है, कौन सा ट्रिक काम कर रहा है, उसको याद करते चलें। और इसके अंतर्गत ये जो स्लैंग यूज है उसकी भी चर्चा मैं काफी कर रहा हूँ और आगे भी करूंगा। तो टॉकिंग टर्म्स नहीं होता है, स्पीकिंग टर्म्स याद कर लेंगे, ऑन स्पीकिंग टर्म्स होता है, इसलिए यह गलत है। आंसर होगा 4, और यहाँ टॉकिंग के जगह पर हमें स्पीकिंग लगाना होगा। ना क्वेश्चन नंबर 11, आई वॉज गेजिंग एट हर। गेज एट, टक टकी लगाकर देखना, एक टक देखना, निहारना। तो आई वॉज गेजिंग एट हर व्हाइल शी वॉज कैरिंग द ग्लासेस इन ए ट्रे। जब वह ट्रे में ग्लासेस को लेकर के आ रही थी तो मैं उसे एक टक देख रहा था। तो आप उसे एक टक देख रहे थे, वहां तक कोई गलती नहीं। वह आ रही थी, वहां तक कोई गलती नहीं। लेकिन गलती है कि इन ए ट्रे,
इन ए ट्रे, क्या ट्रे में ग्लास सब समा गए थे? नहीं, ट्रे पर ग्लास थे, यानी ट्रे के ऊपर थे और टच्ड पोजीशन है वहां, तो जहां के ऊपर और टच्ड को व्यक्त करना हो वहां इन का प्रयोग नहीं, ऑन का प्रयोग करते हैं, इसलिए यह प्रेपोजिशन का एरर हुआ और यहां आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 12, आई नो इट वेल दैट he will not give us a party, मैं यह भली भांति जानता हूं कि वह हम लोगों को पार्टी नहीं देगा, क्योंकि because he is very miser। यहां हम because की जगह as भी लगा सकते हैं। as का अर्थ भी होता है क्योंकि, for का अर्थ भी होता है क्योंकि, उसके बाद एक कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए जो कि है, तो यहाँ because की जगह for लगाएं तब भी सही, as लगाएं तब भी सही। he is very miser। अब यहाँ जरा हमें शब्दों को समझना होगा। यह miser शब्द जो है नाउन है, अगर हम इस माइजर का एडजेक्टिव बनाते हैं तो माइजरली होता है। यहां प्रयोग कर दिया गया वेरी का। वेरी एडवर्ब है, एडवर्ब का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है, एडवर्ब का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है, नहीं करते हैं, कदू का अपवाद है, जस्ट है, ओनली है, वो नाउन के पहले आ सकते हैं, इवन है वो नाउन के पहले आ सकता है, लेकिन वेरी कभी नाउन के पहले नहीं आता है, तो यह गलत है। इसे हम दो तरीके से सुधार सकते हैं। या तो हमें लिखना होगा कि ही इज वेरी माइजरली, ही इज वेरी माइजरली, हमारा वाक्य करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वेरी एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा और हमने लिख दिया माइजरली, तो यह सेंटेंस सही हो जाएगा। और नहीं तो हम लिखें ही इज ए बिग माइजर, ही इज ए बिग माइजर, या हम ही इज ए माइजर लिख दें, ही इज ए ग्रेट माइजर लिख दें, यानी हम उसे नाउन बना दें। तो दो तरीका हमारे पास है, दोनों में से हम किसी से उसे सही कर सकते हैं। आंसर होगा 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, आई रिमाइंडेड माई सन दैट his examination was to start from Monday next। अब यहाँ एक बड़ी समस्या है, प्राय विद्यार्थी, प्राय अंग्रेजी के वक्ता लोग, अंग्रेजी बोलने वाले लोग कहते हैं कि स्टार्ट फ्रॉम ट्यूसडे, स्टार्ट फ्रॉम मंडे। यह बिल्कुल ही गलत है, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। आप जब मंडे, ट्यूसडे इत्यादि का यूज कर रहे हैं, आप जब वहां डेट का यूज कर रहे हैं, कोई तारीख बता रहे हैं, तो उस स्थिति में आप कैसे फ्रॉम का यूज कर सकते हैं? मैं निंदा नहीं कर रहा, लेकिन बहुत से शिक्षक अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखते हैं नाउ अ न्यू बैच इज गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम दिस एंड दिस, वहां डेट डाल देते हैं। हाउ कैन दिस सेंटेंस बी करेक्ट? कैसे वह सेंटेंस करेक्ट हो सकता है? जब आप डेट डाल रहे हैं और लिख रहे हैं स्टार्ट फ्रॉम दिस डेट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप डेट डाल रहे हैं, जब आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इत्यादि शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको फ्रॉम का प्रयोग नहीं करना है, आपको वहां ऑन का प्रयोग करना होता है। इसलिए यह फ्रॉम गलत है और यहाँ फ्रॉम के जगह ऑन का प्रयोग होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, बॉयज आर नॉट अलाउड टू एंटर। बॉयज को एंटर करने की अनुमति नहीं है। वाक्य सही है, पैसिव इंस्ट्रक्शन में है, बॉयज आर नॉट अलाउड टू एंटर, यानी बॉयज को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। एज, क्योंकि जो बात हम यहाँ बता रहे थे कि बिकॉज का जगह एज ले सकता है, मैंने यहाँ दे करके दिखा दिया है। बाद में कंप्लीट सेंटेंस है इट इज अ फीमेल कंपार्टमेंट, इसलिए यहाँ एज लगाए तब भी सही, बिकॉज लगाए तब भी सही, फॉर लगा दे तब भी सही। इट इज ए फीमेल कंपार्टमेंट। वाला कंपार्टमेंट की हमें जेंडर बतानी है कि वह मेल है कि फीमेल है। कोई कंपार्टमेंट है तो कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट न मेल होता है न फीमेल होता है, इसलिए यहाँ हम फीमेल शब्द को काटेंगे। कहने का तात्पर्य यह था कि वह कंपार्टमेंट फीमेल के लिए है, तो फीमेल के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग सामान्यतः नहीं होता है, इसलिए वहां हमें लिखना होगा 14 नंबर में लेडीज कंपार्टमेंट, और लेडीज लिखने के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। बॉयज की तुलना अगर गलती से हम ऐसे भी लिख देते हैं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये नहीं, क्योंकि हम प्लुरल की तुलना प्लुरल से करेंगे, सिंगुलर से नहीं, तो हमें ये लिखना होगा लेडीज, प्लुरल के अंत में केवल अपॉस्ट्रोफी लगाना है, सिंगुलर के अंत में अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज द टीचर said to the students to open their books on पेज 250। इस वाक्य में ऑन के जगह हम एट का प्रयोग करेंगे। यह प्रेपोजिशन का रूल है कि अगर पेज नंबर दिया हुआ हो और ओपन शब्द का प्रयोग किया गया हो, ओपन योर बुक ऑन पेज 20 या ऑन पेज 10 या ऑन पेज समथिंग,
नहीं लिखना है, वहां पेज नंबर के साथ प्रेपोजिशन का प्रयोग करना है एट का, इसलिए यह ऑन गलत है, यहाँ लगेगा एट। दूसरी बात, आपके मन में एक भ्रम चल रहा होगा कि यहाँ सेड टू गलत है, इसके बदले हम टोल्ड कर दें। कभी नहीं, जरूरी नहीं है कि आप जहाँ सेड टू मिले उसे हटा के टोल्ड करें। सेड टू भी उतना ही करेक्ट है जितना टोल्ड करेक्ट होता है, इसलिए यहाँ कोई एरर नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, दिस इज द हाउस हुज रूफ लीक्स इन द रेनी सीजन। दिस इज द हाउस, कोई एरर नहीं। हुज रूफ गलत है, टोटल गलत है। हुज रूफ लीक्स इन द रेनी सीजन, यह वह घर है जिसके छत रेनी सीजन में रिसते हैं, लीक करते हैं। तो जिसका के लिए हम हुज का प्रयोग यहाँ कर दिए हैं, जबकि यह रूल कहता है कि अगर आप ये ट्रिक आप ठीक से देख लें, यह गलती सभी लोग करते हैं। नॉन लिविंग अगर हुज लिया है तो आपको इस हुज को काट देना है। हालांकि एक दो लेखक की किताब में पढ़ रहा था, उसमें देखा लिखा हुआ है हुज, लेकिन मैं आपको राय दूंगा कि आप जब भी नॉन लिविंग के लिए हुज देखें तो काटे। एरर के सेट्स में ऐसा ही हमेशा किया गया है, हुज नॉन लिविंग के लिए नहीं लगाना है। हुज का अर्थ होता है जिसका, यह रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका प्रयोग लिविंग बींग्स के लिए करना है। आप एनिमल्स के लिए करिए, आप ह्यूमन बींग्स के लिए करिए, लेकिन आप नॉन लिविंग के लिए मत करिए। यानी जब भी नॉन लिविंग के बाद हुज दिया हो तो काट दीजिए और इस हुज के बदले प्रयोग करिए ऑफ व्हिच का, और जब ऑफ का प्रयोग करिएगा तो वो नाउन आ जाएगा पहले। यानी हमें 16 नंबर में लिखना होगा, 16 का हमारा आंसर होगा टू, और हमें लिखना होगा द रूफ ऑफ व्हिच। ऐसे ही लिखना होगा क्योंकि ऑफ लगाना है तो द लगाएंगे, तो द रूफ ऑफ व्हिच। यह एरर भी बहुत कम विद्यार्थियों से पकड़ में आता है, ये ट्रिक याद कर ले, आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। नॉन लिविंग के बाद हुज दिखाई पड़े काट दीजिए, गलत है। सुधारना हो तो द लगाइए, नाउन को पहले ले आइए और तब ऑफ व्हिच का प्रयोग कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, you need not to worry about COVID-19 as our scientists are striving hard for its vaccine। हमारे साइंटिस्ट कड़ा प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत कठिन प्रयास कर रहे हैं इसके वैक्सीन के लिए, इसलिए हमें इस पर चिंतित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ एरर क्या है, तो यहाँ नीड नॉट लगा हुआ है और नीड नॉट के बाद टू लग गया है। तो जब नीड और डेयर का प्रयोग एक्सुलियरी वर्ब के रूप में हो रहा हो, यहाँ देखें ट्रिक, जब नीड और डेयर एक्सुलियरी वर्ब का काम कर रहा हो तो इसके बाद टू का प्रयोग नहीं करना है। जब भी नीड और डेयर एक्सुलियरी वर्ब का काम कर रहा हो तो उसके बाद टू का प्रयोग नहीं करना है, एक बात। दूसरी बात कि इनके साथ एस का प्रयोग भी नहीं करना है, नीड्स नहीं होगा, डेयर्स नहीं होगा, क्योंकि हम एक्सुलियरी वर्ब में एस नहीं लगाते हैं, प्रिंसिपल वर्ब में एस लगाते हैं। तो इन दो बातों का ध्यान रखना होगा। बहुत से विद्यार्थी हैं जिन्हें यही समझ में नहीं आएगा कि नीड और डेयर एक्सुलियरी वर्ब बनता कब है, तो उसका भी मैंने ट्रिक बनाया है, उसे भी आप देख लीजिए। किस ट्रिक से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यह एक्सुलियरी वर्ब है। देखिए, जब भी वाक्य में नीड या डेयर के बाद नॉट लगा हो तो निश्चित तौर पर यह नीड या डेयर एक्सुलियरी वर्ब होगा। एक पहचान हुआ। दूसरा पहचान है कि जब वाक्य में नीड या डेयर सब्जेक्ट के पहले आया हो और वाक्य अंत में क्वेश्चन मार्क लिया हो, तब भी यह नीड या डेयर एक्सुलियरी वर्ब होगा। ये दो पहचान है। आप इस दोनों पहचान से यहाँ चेक करके देखिए कि यू नीड नॉट टू वरी, नॉट लग गया नीड के बाद, यानी यह एक्सुलियरी वर्ब का काम कर रहा है। और जब यह एक्सुलियरी वर्ब का काम कर रहा है तो हमें यहाँ टू नहीं लगाना चाहिए था, यानी हम लिखते कि यू नीड नॉट वरी, यू नीड नॉट वरी। दूसरी बात याद कर ले, वरी के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन अबाउट लगता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, owing to excessive pressure from the central government, the governor of the RBI resigned from his post। बहुत से विद्यार्थी सोचेंगे कि आरबीआई के पहले द लगा है, काट दो। नहीं, सारे बैंकों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशंस है और ऑर्गेनाइजेशंस के पहले द का प्रयोग होता है, इसलिए आरबीआई के पहले द लगाना बिल्कुल सही था। द यहाँ गवर्नर के पहले लगेगा ही क्योंकि बाद में ऑफ लगा हुआ है। तो एरर क्या है, तो रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, कभी भी रिजाइन के बाद फ्रॉम का प्रयोग न करें। ही रिजाइंड हिज पोस्ट होता है, ही रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट नहीं होता। जहां कहीं रिजाइन के बाद फ्रॉम दिखाई पड़े वहीं काटे, स्लैंग यूज के अंतर्गत
स्लैंग यूज ऑफ प्रेपोजिशन के अंतर्गत ये मैं पढ़ाता हूं। आप याद कर लें कि जहां कहीं रिजाइन के बाद फ्रॉम दिखाई पड़े वहां से फ्रॉम को हटाना है। आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 19, आई होप। और बहुत विद्यार्थी सोचेंगे कि यहाँ दैट होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आई होप के बाद दैट लगे, बिना दैट के आई होप का प्रयोग होता है और वह बिल्कुल सही होता है। आई होप ही विल पास विद फ्लाइंग कलर्स, यहाँ मैंने एक इडियम दिया है, विद फ्लाइंग कलर्स, अच्छे मार्क्स के साथ, अच्छे अंकों के साथ, विद फ्लाइंग कलर्स, अच्छे अंकों के साथ, विद गुड मार्क्स। तो आई होप ही विल पास विद फ्लाइंग कलर्स बिकॉज, क्योंकि ही गोज टू द कॉलेज रेगुलरली इन स्पाइट ऑफ ऑल, और सारी विषमताओं के बावजूद वह नियमित कॉलेज जाता है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि वह अच्छे मार्क्स से पास करेगा। जब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोर्ट, बेड, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल, टेम्पल, मॉस्क्यू के उसके वास्तविक काम के संदर्भ में प्रयोग किया गया हो तो आर्टिकल का प्रयोग न करें। अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ने या पढ़ाने जा रहे हैं तो आर्टिकल नहीं लगेगा। अगर आप हॉस्पिटल में इलाज करने या इलाज करवाने जा रहे हैं तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। किसी अन्य काम से डॉक्टर को वहां से किडनैप कर लिया गया तो फ्रॉम द हॉस्पिटल होगा। आप अटेंडेंट के रूप में अगर हॉस्पिटल जा रहे हैं तो आर्टिकल का प्रयोग होगा। आपका कोई रिलेटिव एडमिट है, वहां आप जा रहे हैं हॉस्पिटल में उससे मिलने, तो वहां द हॉस्पिटल होगा। लेकिन अगर आप पेशेंट हैं और आपको अस्पताल ले जाया जा रहा है तो वहां आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो इन शब्दों को याद करना पड़ेगा। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोर्ट, बेड, चर्च, प्रिजन, हॉस्पिटल, जेल, टेम्पल, मॉस्क्यू, मार्केट, ये सभी शब्द जब अपने मेन उद्देश्य के लिए प्रयोग किए गए हों तो इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना होता है। वही एरर यहाँ पर था। विद्यार्थी नियमित कॉलेज जाता है यानी वह विद्यार्थी है, तो यहाँ आर्टिकल द की जरूरत ही नहीं थी। नाउ द लास्ट वन इज एज इट वॉज टू हॉट, चूंकि बहुत गर्मी थी, टू हॉट, एज इट वॉज टू हॉट, चूंकि बहुत गर्मी थी, वी टूक ए रेस्ट, हम लोग आराम कर लिए। कहां? अंडर द शेड ऑफ ए ट्री। फिर यह क्वेश्चन मैंने स्लैंग यूज ऑफ प्रेपोजिशन से दिया। प्रायः लोग लिख देते हैं अंडर द शेड ऑफ ए ट्री, यह बिल्कुल गलत है। हमें लिखना होता है इन द शेड ऑफ ए ट्री। क्या क्या लिख सकते हैं देखिए। अगर ट्री की बात की जा रही है तो आप लिख दीजिए अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे सही हो जाएगा। अगर आपने शेड का वर्णन किया तो आपको लिखना है इन द शेड ऑफ ए ट्री, इन द शेड ऑफ ए ट्री। अगर आपने ब्रांच का वर्णन किया कि पेड़ की डाल पर वह बैठा था या बंदर बैठा था तो ऑन द ब्रांच, ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री। तो ये ट्री से संबंधित प्रेपोजिशन का प्रयोग जब आपको करना हो तो ध्यान दें, केवल ट्री का वर्णन हो तो अंडर लगाएं, शेड का वर्णन हो तो इन लगाएं और ब्रांच का वर्णन हो तो ऑन लगाएं। सबके प्रीपोजिशन अलग अलग हैं। तो यहाँ वही एरर था, अंडर द शेड ऑफ ए ट्री लिखा हुआ है, अंडर गलत है और अंडर के जगह हमें प्रयोग करना होगा इनका। तो इसी तरह से हमने इस सेट को एक्सप्लेन किया। मैं फिर से बोल देता हूँ, ये सभी सेट काफी यूजफुल हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो इससे हाई स्टैंडर्ड का कॉमन एरर नहीं आता है, किसी परीक्षा में ना आएगा। आप इन सभी नियम को याद करते चलें और 100% आप भरोसा रखें कि आप जो पढ़ रहे हैं उसी में से आएगा, उससे बाहर से नहीं आ सकता। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।